हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा पॉलिटी और ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं उसको आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और शुरू करते हैं ऑलवेज की तरह मोटिवेशन कोट के साथ। आज का कोटेशन देखिए क्या है। लुक इन द मिरर दैट्स योर कॉम्पिटिशन। जब आप मिरर में देखते हो तो कौन दिखता है? आप खुद को ही देखते हो। सो बिल्कुल आप खुद के ही खुद कॉम्पिटिटर हो। तो आप लोग ये सोचा करो कि आज आपने क्या चीज़ करी है, आज आपने जो किया है कल आप उससे बेहतर करके दिखाओगे। आप खुद को ही कॉम्पिटिशन दो, जिससे क्या होगा, देखो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। और आप जब खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे सो आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छा निखार पाओगे। सो इसी के साथ ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें बिल्कुल और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहले के साथ। पहले क्वेश्चन में देखिए एक एक्सरसाइज दी गई है जिसको बोला है जॉइंट सी 2021। ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि सी ऑफ जापान में हुई है ये एक्सरसाइज। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो जापान के सागर में एक्सरसाइज हुई है कौन से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सो द करेक्ट आंसर इज चाइना एंड रशिया। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से एक्सरसाइज भी पूछ सकते हैं, एक कंट्री दे के दूसरी कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सरसाइज हुई है हाईलाइट करती है द लेटेस्ट साइन ऑफ ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलाइनमेंट। क्योंकि रशिया और चाइना के बीच में जो उनके राजनीतिक संबंध हो गए या फिर अगर हम मिलिट्री अलाइनमेंट को देखें तो वो बढ़ रही हैं और उसी को ही हाईलाइट करता है ये जो एक्सरसाइज है जो कि रशिया और चाइना के बीच में हुई है। चलो रिवाइज करते हैं अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है। सबसे पहले देखो, आपको याद हो तो मालाबार एक्सरसाइज हुई है। मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें आज 4 कंट्रीज़ हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। ठीक है, अगर बात करें ये इसका सेकेंड फेज हुआ है। देखो मालाबार एक्सरसाइज का हुआ कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। ये आपको ध्यान रखना है। जो पहला फेज हुआ था वो भी इसी साल हुआ था, लेकिन वो कहाँ पे हुआ था? फिलीपींस सी में हुआ था। ठीक है, एक तो ये एक्सरसाइज हो गई। सेकंड आपको ध्यान रखना है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज हुई है वो हुई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अच्छा, अगर ये पूछें कि कहाँ पे हुई है तो ये एक्सरसाइज उत्तराखंड के चौबटिया में हुई है ये, और इसका 6th एडिशन हुआ है, ये भी ध्यान रख लो। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज ध्यान रखो जिसका नेम है जिमेक्स। जिमेक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया और जापान के बीच में। अगर ये पूछ जाए कि ये कहाँ पे हुई है तो ये अरेबियन सी में हुई है, यानी अरब सागर में इसको कंडक्ट कराया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और ध्यान रख लो जिसे बोलेंगे सिम्बेक्स। सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है और ये इसका 28th एडिशन हुआ है। कहाँ पे हुई है? साउथ चाइना सी में हुई है। ठीक है, मैं आप सारा छोटा छोटा लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एक बार याद हो जाए। एक और याद रखो, एक्सरसाइज का जो नेम है वो है सूर्य किरण। ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुई है। इस बार इसका 15वां एडिशन हुआ है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल की ही देखो ये सारी के सारी एक्सरसाइज है जितनी मैंने आपको बताई हैं। सो आप लोग इन सभी चीज़ों को 110% ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कौन सी कंट्री को दोबारा से इलेक्ट किया गया है टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल और किस टर्म के लिए? 2022-24 टर्म के लिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिया। सो इंडिया को दोबारा से यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। सो ध्यान रखिएगा, इंडिया को फॉर अ 6th टर्म यहाँ पर इंडिया जो है वो इलेक्ट हुई है। और अगर हम UNHRC की बात करते हैं तो ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसका मिशन है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना और उनको प्रोटेक्ट करना। तो उसके लिए ही एक बॉडी बनाई गई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया? तो जो न्यूज़ हमें जितनी समझनी है हम उतना यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट भेजा है स्पेस में? तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए जो आंसर हो जाएगा वो चाइना हो जाएगा। अब देखो हाल फिलहाल में चाइना से काफ़ी सारी न्यूज़ेज़ हैं तो इनको एक बार कवर कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ देखो, चाइना ने एक टारगेट रखा हुआ है कार्बन न्यूट्रल होने का। ये टारगेट कब तक रखा गया है? 2060 तक का ये टारगेट रखा है। इसके अलावा हाल फिलहाल में चाइना को मलेरिया फ्री घोषित किया है। वो किसने किया है? WHO ने किया है। ठीक है, चाइना के द्वारा ही ध्यान रखिएगा
एक सैटेलाइट है जिसे बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नेम है गेफोन 502। इसको अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया था चाइना ने अप्लाई किया है कि ज्वाइन करने का, एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए चाइना के द्वारा अप्लाई किया गया। और एक इंडेक्स आई थी, इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स, उसमें अगर हम बात करें तो चाइना जो रहा था वो सबसे वर्स्ट प्लेस पर रहा था, ख़राब देश की कैटेगरी में रहा था। हाल फिलहाल में चाइना ने अनाउंस किया है थोरियम फायर्ड न्यूक्लियर प्लांट की। तो आपको ये सारी न्यूज़ ध्यान रखनी है। और एक और चीज़ ध्यान रखो, चाइना ने ही क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन है उसको इलीगल डिक्लेयर किया था। तो ये सारी बातें ही ध्यान रखनी है आपको चाइना से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये जो सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है, देखो इसे ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। और अगर हम बात करें रॉकेट की, तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का इसे यूज़ किया गया। और जिस ऑर्बिट में इसको भेजने का प्लान किया गया था, ये सक्सेसफुली उस ऑर्बिट में एंटर कर गया। इट वॉज द 391 फ्लाइट मिशन ऑफ द लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज़। तो इस रॉकेट से ये 391वीं फ्लाइट है जो कि इस रॉकेट के थ्रू गई है। तो आपको ध्यान रखना है चाइना, और चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है, ये आप सभी को पता होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। यहाँ पे हमें बताना है भारत की इसमें रैंक क्या रही है। तो देखो भारत की जो रैंक रही है वो 101 नंबर की रही है। और कंट्रीज़ कितनी थी इसमें, 116 कंट्रीज़ थी। तो काफ़ी आप कह लो कि ख़राब प्रदर्शन रहा है भारत का। अगर हम पिछली बार की इससे कंपेयर करें तो 2020 में 107 कंट्रीज़ के बीच में रैंक निकाली गई थी, जिसमें भारत की जो रैंक थी वो 94th नंबर की थी। ये जो रिपोर्ट है ना, ये जॉइंटली प्रिपेयर की जाती है बाय द आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन की ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हिलीफ। तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। अच्छा, अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो देखो इसमें चाइना, कुवैत, ब्राज़ील ये टॉप रैंक पर इसमें है। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनकी रैंकिंग क्या क्या है, देखो नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की जो रैंकिंग है वो 76 है। वहीं बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश भी 76 नंबर पर है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो 92 नंबर पे है। तो आप देख सकते हो कि भारत की जो पोजीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। तो भारत की रैंक ध्यान रखिएगा 101 नंबर की भारत की इस इंडेक्स में रैंक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए द इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एज मैनी एज 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स। ये जो कार्गो टर्मिनल इंडियन गवर्नमेंट स्थापित करेगी, इसके लिए एक ईयर का टारगेट रखा हुआ है और इसको अंडर द गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत स्थापित किया जाएगा। तो ये जो टर्मिनल्स हैं कौन से साल तक स्थापित करेगी जो सरकार है, तो उसके लिए 2025 का टारगेट जो है वो रखा गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है ईयर। अच्छा, इस प्लान से क्या होगा, देखो ये जो प्लान है ना, इसके तहत डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, जैसे एयर हो गया है ना, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन है या रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसको एक बूस्टअप मिलेगा। जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना, वहाँ पे इसको एक तरीके से बूस्टअप मिलेगा और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और भी अच्छे से फैसिलिटेट करेगा। इससे लोगों का जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम हो पाएगा। तो उसके लिए एक टारगेट रखा गया है जो कि 2025 तक का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसने माई पार्किंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। अच्छा, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है, ध्यान रखिएगा। अब माई पार्किंग एप्लीकेशन से क्या होगा, आपने कई बार देखा होगा कि पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो ये क्या करेगा, पार्किंग स्लॉट बुक करने का काम करेगा। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हो। और इसमें देखो, जैसे मान लीजिए कोई स्पेस है, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन पे होगी और आप अपना पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हो। इससे भीड़ भाड़ का जो मुद्दा बन जाता है ना, कि कई बार आपने देखा होगा कि पार्किंग की जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं उसकी वजह से, तो उससे टैकलिंग करने में भी काफ़ी जो है वो इससे मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो विजयदशमी के अवसर पर कितनी नई रक्षा कंपनियां जो है वो राष्ट्र को समर्पित करी हैं, यानी आप कह सकते हो कि ओपन करी गई हैं। सो कितनी कंपनीज हो जाएंगी, 7 कंपनीज हो जाएंगी। तो 7 नई डिफेंस कंपनी को एक तरीके से
इनको विजयदशमी के ओकेज़न पर इनको क्या किया गया है, राष्ट्र को डेडिकेट किया गया, ओपन किया गया है। ये भी पूछ सकते हैं कि किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कंपनीज़ का नाम ध्यान रख सकते हो, वैसे एग्ज़ाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके नाम, देख लेते हैं फिर भी। जैसे कि म्यूनिटिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मोर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, यांत्रा इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये एग्जाम में कंपनीज का नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ आप लोग नंबर्स इनके ध्यान रख लो, 7। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेबी के द्वारा एक 4 मेंबर की हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी को गठित किया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा विजय सी दागा। विजय सी दागा ये रिटायर्ड जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। इनको अपॉइंट किया गया है इस एडवाइजरी कमेटी के को ये अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ये एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, तो ये करेगी, ये एडवाइजरी कमेटी जो है वो सेटलमेंट ऑर्डर्स और जो ऑफेंसेस हैं ना उनके ऊपर काम करेंगी। और इसके तहत देखो क्या होगा, जैसे कि गलत काम करने वाला कोई भी मामला है उसका निपटान बहुत आसानी से या जो कि या फिर आप कह लो कि शुल्क का भुगतान करके स्वीकार किए गए या अपराध से इनकार किए बिना नियामक के साथ, मतलब इजीली अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो या फिर इसके अलावा कोई भी देखिए जो गिल्ट वाली बात आ गई, सिंपल सी बात देखिए ये है कि विदाउट मतलब आप कोई सेटलमेंट फ़ीस दिए बिना जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको अगर आप सेटल करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो कि ये काम बहुत इजी तरीके से करेगी। और इसी के ही अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं विनय सी दागा। तो बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। अब सेबी की बात आती है तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है देखिए, आईसीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, क्यों करी है पार्टनरशिप, ताकि वो एम्पलीफाई कर सके यानी बढ़ा सके अवेयरनेस अराउंड द मेंटल हेल्थ और जो वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के मानसिक हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आईसीसी ने जो है वो अभी हाल ही में किसके साथ पार्टनरशिप करी है। और आईसीसी ये काम करेगा थ्रू द मेंस T20 वर्ल्ड कप के सहायता से। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा देखिए यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के साथ ये पार्टनरशिप करी गई है। अब देखो ये जो पार्टनरशिप है, इस कैंपेन को एक नाम दिया गया है, इस कैंपेन को नाम दिया गया है #OnYourMind, जो क्या करेगा, एक तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा कि बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रह सके, कैसे हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आईसीसी के द्वारा यूनिसेफ के साथ ये पार्टनरशिप करी गई। अब यूनिसेफ की बात आती है तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। 1946 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसकी जो हेड है वो है हेनरिटा H. फोर। वही बात आती है आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म है। 15 जून 1909 में इसकी फॉर्मेशन हुई। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। तो ये सिर्फ आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन है जो सभी आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल इसकी शुरुआत करी है। तो बात करते हैं स्टेट की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मणिपुर स्टेट। अच्छा, इससे होगा क्या, देखो ये एक डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस है, मतलब घर घर जाकर जो स्वास्थ्य की जांच की जाती है। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, घर घर जाकर मुफ्त में यहाँ पर जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग करी जाएगी। और अगर कोई भी उनको इलाज चाहिए या कोई भी उनको मेडिसिन, जन औषधि मेडिसिन, उनसे उनको जो मेडिसिन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये है योजना जिसको मणिपुर के द्वारा मणिपुर स्टेट ने शुरू किया है। अच्छा, मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहती हैं, लेकिन ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर स्टेट को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा है। और यहाँ पर एक रिवर है बराक रिवर, जो कि इस स्टेट की सबसे बड़ी रिवर है और ये मणिपुर हिल से निकलती है और ये असम में भी जाती है, फिर ये बांग्लादेश के थ्रू आगे निकल जाती है। फेस्टिवल यहाँ के देखिए लाई, हरौबा,
निंगोल, चकोबा, कुट यहाँ के कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसको बोला जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कि आपको मिलेगा लोकटक लेक पे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स ही बातें हैं मणिपुर स्टेट से। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सा इंडियन स्टेट या यूटी है जिसने एक पेट्रोलिंग ऑपरेशन शुरू किया है और इसको नाम दिया है ऑपरेशन सतर्क। तो ये जो अभियान है ये दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत देखो क्या होगा, जो क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ते हैं उन क्राइम्स को रोकने, उनसे मुकाबला करने और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको सेफ बनाने के लिए इस पेट्रोलिंग ऑपरेशन को शुरू किया है, ताकि जो पब्लिक है ना उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके कि वो पब्लिक प्लेसेस पर जा सके आराम से विदाउट हेजिटेशन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। दिल्ली में देखिए कुछ समाधि स्थल के नेम हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा स्टैटिक पोर्शन भी साथ साथ में तैयार होता चले। देखिए, सबसे पहला है शांतिवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम है। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। वीर भूमि राजीव गांधी। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल। और समता स्थल है जगजीवन राम जी की। तो मैंने वैसे इस पे स्पेशली आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है, आप स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी जो स्टैटिक जीके की वीडियोस चैनल पे है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है, दिवस है जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। 15 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। इसकी थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। ये दिवस क्यों बनाते हैं? ये दिवस देखो रिकॉग्नाइज करता है या फिर कह लो कि याद दिलाता है कि जो ग्रामीण परिवार हैं, है ना, और जो समुदाय है वहाँ का किस तरीके से उनकी आजीविका में सुधार होना चाहिए, कैसा वहाँ पे महिलाएं और लड़कियों की इम्पॉर्टेंस है। तो इस चीज़ को और भी अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, उनके रोल को दिखाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। एक और दिन 15 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे। स्टूडेंट डे की इस बार थीम रही है लर्निंग फॉर पीपल, प्लानिट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये दिन देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उनकी जयंती के अवसर के दिन ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी बन सकता है कि जो ये जयंती है आप कह लो या स्टूडेंट डे है, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट होता है? तो स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनको देखो 2002 में ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले ये काम कर रहे थे इसरो में भी इन्होंने वर्क किया है, DRDO में भी इन्होंने वर्क किया है। तो इन्होंने अपना जो करियर है वो साइंटिस्ट के तौर पर शुरू किया था। इनको काफ़ी अलग अलग अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, जैसे इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुज अवार्ड। तो काफ़ी सारे अवार्ड जो हैं वो इनको दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए, अमिताभ चौधरी को फिर से अपॉइंट किया गया है MD और CEO किस बैंक का? एक्सिस बैंक का। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक्सिस से पूछ सकते हैं कौन इसके दोबारा से MD और CEO बने हैं, तो अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। एक और बैंक क्या है देखिए, इंडसलैंड बैंक। इन्होंने अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में लिखा हुआ आ सकता है CFO, किससे अपॉइंट किया है? गोविंद जैन को अपॉइंट किया है। अगर हम इंडसलैंड बैंक की बात करते हैं तो इसकी 1994 में स्थापना हुई और पुणे, महाराष्ट्र में जो है वो इसका आपको क्या मिलेगा? हेडक्वार्टर मिलेगा। कुछ हाल फिलहाल के अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे फायर बोल्ट रोप्स ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अमित खरे को अपॉइंट किया गया है एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को अपना हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी का जो हेड है वो अपॉइंट किया है। अडोबे ने प्रतिभा मोहपात्रा को इंडिया के एज MD के तौर पर अपॉइंट किया है। और याहू ने जिम लांजोन को अपना नया CEO अपॉइंट किया है। सो ये आप लोग बार बार जब चीज़ें रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में जाके। चलिए अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कर लेते हैं और आज देखते हैं क्वेश्चन। आज मैंने कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो फंडामेंटल
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखो एक होती है फंडामेंटल राइट, एक होती है ड्यूटीज़, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनको इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वो एक्ट कौन सा है, याद रखिएगा 42 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976, ठीक है। तो इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया। अगला है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अबोलिश करता है, ख़त्म करता है अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता का अंत करता है ना। तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। कि आपने देखा होगा कि अनटचेबिलिटी अगर कोई ऐसा काम करता है फिर भी तो उसको पनिश भी किया जाएगा हमारे लॉ के तहत। ओके, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कंटेन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। सो आर्टिकल है 51 का ए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए भी आप लोग याद करोगे, ये पूरा जिसमें मेंशन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो कि हमें करना चाहिए। आगे ये देखिए, भारतीय संविधान में जो नागरिकता है इसके प्रावधान कब लागू हुए। सो अगर हम बात करें कौन सी ईयर में, तो आंसर हो जाएगा 1949। तो 1949 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। और अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो ये आपको कौन से पार्ट में मिलेगा, भाग 2 में इसका जो है वो आपको वर्णन मिलेगा। आगे है, भारत के संविधान में फेडरल यानी संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। सो इन ऑप्शंस में से देखिए आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। संघीय यानी फेडरल शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इसके बजाय आर्टिकल 1 में जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, ठीक है, संघीय नहीं बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। वो भी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्री थे। तो अगर इन ऑप्शंस में से बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर के शनमुखम चेट्टी। ये थे भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। और सबसे पहला जो इन्होंने बजट पेश किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 1947 में। अगर हम कंप्लीट बात करें तो 26 नवंबर 1947 में शनमुखम चेट्टी के द्वारा भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, सारे के सारे फिनिश हो गए हैं। अब फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। सबसे पहला देखो क्या बोला गया है, कौन सी कंट्री ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने। आगे है युद्ध अभ्यास जो कि एक्सरसाइज है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। इसका कौन सा एडिशन हुआ है, 17th। इंडिया ट्रेड वॉल्यूम किसके साथ भाई, $100 बिलियन का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो टच कर जाएगा, तो आंसर है चाइना। यूनियन कैबिनेट ने देखो कंटिन्यूशन किया है स्वच्छ भारत मिशन, ईयर पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2025-26। इसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, किसने क्रिप्स एम टूल इसको जो है वो लॉन्च किया है, तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। इंडिया की रैंक 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में क्या रही है, तो इंडिया इसमें तीसरे प्लेस पर रहा है। आरोग्य वाटिका ये किसने शुरू किया है, कौन से स्टेट ने, तो इसका शुरू करने का फैसला यूपी ने लिया है। और कौन सी स्टेट ने फ्रीडम फाइटर है पा तूफान एंड सांगमा, इनका स्पेशल पोस्टर कवर लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेघालय। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से जो सॉल्ट सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह के बारे में बात करी थी, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर करे हैं। देखिए तो उसमें करेक्ट आंसर था सरोजनी नायडू। और एक चीज़ और यहाँ पे इंक्लूड करेगा कि एससीओ का ईरान 9th मेंबर बन गया है, वो मेरा कहने से रह गया था, बट आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ भी आप लोगों को लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखते हैं कमेंट किसका है। संदीप कुमार, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। रमेश एस एंड यूनिसेक, आप लोगों का कॉमेंट भी बहुत अच्छा है। आज का देख लेते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है। एक ही क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में जो बजट सिस्टम था ना वो किस वायसराय के दौरान शुरू हुआ था। तो ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपका जो आज का वीडियो रही होगी वो बहुत ही मस्त रही होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।